नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। गुना में स्कॉर्पियो ने दुकान में बैठे 3 लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल ने किया सरेंडर, 18 साल से फरार आरोपी ने किया सरेंडर। आज बीजेपी 43वां स्थापना दिवस। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुबह 9:30 बजे वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह आज पार्टी दफ्तर पर कार्यक्रम में सीएम योगी होंगे शामिल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। आज संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकालेंगे विपक्षी सांसद, मीडिया के सामने रखेंगे अपनी बात। अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई, शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई, शाइस्ता पर 25,000 का इनाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को बुधवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें, नेताजी के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पद्म विभूषण पुरस्कार लेने के लिए बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को दिए गए सम्मान को ग्रहण किया। बुधवार की शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और नेताजी की बड़ी बहू डिम्पल यादव भी मौजूद रहीं। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस की पूर्व पर यह पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी। तब भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया था। इसमें नेताओं को पद्म विभूषण देने का ऐलान हुआ था। इसमें दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव, कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा, मणिपुर में बीजेपी के अध्यक्ष थोना ओजम चौबा सिंह और त्रिपुरा के दिवंगत नेता नरेंद्र चंद्र देव वर्मा शामिल थे। खबर लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 13 प्रस्ताव पास हुए। यूपी बुनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी मिली। 2006 से 31 मार्च 2023 तक के बुनकर लाभान्वित होंगे। बैठक में उद्योग, परिवहन, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन समेत कई विभागों के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की बात सामने आई। AK शर्मा और राकेश सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही कार्यशाला लगाने के लिए भी सरकार सब्सिडी देगी। 30 मार्च को सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को भी पास किया गया था। उस समय नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा था कि हाईकोर्ट के निर्देश पर ओबीसी आयोग की स्थापना की गई। उसकी सर्वे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। बता देता हूं, उसके बाद कुछ एक और प्रस्ताव की बात ड्राफ्ट हुआ था और 12 नहीं हुआ, कोई नहीं। 50 पैसे था। एक हाथ पावर प्रति का 130 रुपए था, 75 रुपए इनका ग्रामीण क्षेत्र का था। तो इस तरह का जो शासनादेश था उसमें, लेकिन लिया गया था शायद 150 किलोवाट तक के लोड के लिए लिए गए थे। उसमें 5 हाथ पावर नहीं, उसमें 150-200 तक जो जितने लगाए हो तो चल रहा था। हाँ, तो रेट बढ़ गया तो उसी हिसाब से बढ़ाया गया है, उसी हिसाब से विद्युत की। हाँ, तो वही बता रहे हैं, उसके 6 गुना लगभग उसका उसी हिसाब से अनुपात है। जो बिजली के रेट बढ़े उसी हिसाब से हम लोगों ने बढ़ा के दिया। टोटल जो अच्छा मैं बताता हूँ।
टोटल प्रस्ताव हैं कुल प्रस्ताव 13 है। 13 प्रस्ताव, इनमें से एक ड्राफ्ट हुआ था फॉर्म वाला और 12 नगर विकास विभाग की अमृत 2 योजना जो चल रही है उसमें पानी, पीने के पानी की और सीवरेज की कुल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं आज माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। पहली योजना की बात करूं तो लखनऊ नगर में सरोजनी नगर के 2 वार्ड, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और इब्राहिमपुर वार्ड, इस प्रकार का एक ये जो पूरा एक जो एरिया था वो अभी भी पाइप वाटर सप्लाई से आच्छादित नहीं था। वहाँ हैंडपंप इंडिया मार्ग का ही चलता था। उसे आच्छादित करने के लिए अमृत 2 योजना के अंतर्गत पहला प्रस्ताव यह है कि 246 करोड़ रुपए का पाइप वाटर सप्लाई की प्रोजेक्ट लगाने का माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इस योजना की जो स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि 25% केंद्र का अंश होता है, 45% राज्य का अंश होता है और 30% निकाय का अंश होता है। इस योजना के पूर्ण होने पर 24,363 घरों में होम कनेक्शन दिए जा सकेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर बड़े विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। अब हिंदू युवा वाहिनी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रायबरेली के थाने में तहरीर दे चुकी है। रायबरेली में सोमवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा के पुराने नारे को दोहराया था। ये नारा कुछ लोगों को नागवार गुजरा है। पूरे मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई दी। स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत की हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा ने। स्वामी प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वे लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की नई राजनीतिक लाइन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक एफआईआर दर्ज कराई गई है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा। हम मौर्य जी से बात कर रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है और इस एफआईआर का दर एफआईआर लगातार होती जा रही हैं। ये सरकार की मेहरबानियां मेरे ऊपर बरस रही हैं जिससे कि एफआईआर की झड़ी लगी है। जबकि मैंने मामला काशीराम की ही नहीं थी, मैंने केवल इतनी कहा था सपा बसपा का गठबंधन 1993 में हुआ था और उस समय एक नारा बहुत प्रचलन में आया था और उसी नारे के चलते भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था। कमोबेश परिस्थितियाँ वही आज बन रही हैं। आज मनोहर काशीराम के मिशन के जितने भी साथी हैं, अगली कतार के जितने भी योद्धा हैं, जितने भी पहले बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव या अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पदों पर रहे हैं, वो सब आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन मौर्य जी एक बात और है कि एक तरफ तो पिछड़ों का मुद्दा, पिछड़ों के अपमान का मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ रखा है और आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि वो पिछड़ों के खिलाफ बात कर रही है। बात जुबान चलाने से नहीं होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया तो अनुसूचित जाति के आरक्षण पर डकैती क्यों, आदिवासियों के आरक्षण पर डकैती क्यों, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती क्यों? और यही नहीं, मनमाने तरीके से तैनाती सरकार का जो अराजक एक रवैया है वो भी खुल के आ गया। यहाँ तक कि 69,000 सिखों की भर्ती में 18,000 पिछड़ों के आरक्षित पद पर 12,000 लोगों के सामान और के लोगों ने नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया। अनुसूचित जाति के 12,000 आरक्षित पदों पर 4,000 पदों पर औरों को लाके बैठा दिया गया। मौर्य जी आखिरी एक विषय और है कि सरकार ने आपकी सुरक्षा को लेकर के ये कहा है कि उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है और वाई श्रेणी की सुरक्षा भी आपको नहीं दी जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार क्या इसमें बदले की कार्यवाही है या सरकार की क्या सोच है और आप पर क्या फ़र्क पड़ना है? देखिए,
जैसा कि आप जानते हैं, जब हमने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान दिलाने की बात की, तो बहुत से यथास्थितिवादी ताकतों वाले लोग धर्म की दुहाई देकर, किसी ने मेरी हत्या के लिए सरकलम करने के लिए 51 करोड़, कोई ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख देने की घोषणा की, किसी ने 5 लाख रुपए की तलवार खरीद कर हवा में लहराते हुए कहा कि मैं इस तलवार को इसीलिए खरीदा हूं कि इसी स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करूंगा। किसी ने मेरे जीभ काटने के लिए 21 लाख और 11 लाख रुपए की घोषणा की, तो किसी ने कान नाक काटने की बात की, तो किसी ने दांत काटने की बात की। 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR तक नहीं हुई है। तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए नहीं हुई है कि सरकार का उनको संरक्षण है और मेरी हत्या करने वालों के साथ सरकार खड़ी है, इसीलिए सुरक्षा देने में भी आनाकानी कर रही है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमें आज भी शूद्र समझती है, हमें आज भी नीच समझती है, हमें आज भी कीड़ा मकोड़ा समझती है, इसीलिए मेरे जान की कीमत का वो कोई मतलब नहीं समझती है। और हजारों साल तक जिस तरीके से उन्होंने गुलाम बना करके धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया, अधिकार को छीना, मान सम्मान को रौंदा, उसी प्रकार से फिर से इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज हमारे सम्मान के साथ भी, हमारे सुरक्षा के साथ भी सरकार मजाक करने की जिद उतारू है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा से फायर ब्रांड नेता माने जाते रहे हैं और आज भी उन्होंने के न्यूज़ के साथ ये खास बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखा, भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का विरोधी बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि FIR और धमकियों से वो डर के चुप होने वाले नहीं हैं। के न्यूज़ के लिए मैं उत्कर्ष सिन्हा। कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर में योगेंद्र विहार में एक कलयुगी बेटे ने अपने भूमाफिया के साथ मिलकर अपने ही मां और दिव्यांग बहन भाई को जमकर पीटा और आपको बता दें जबरन घर से निकालकर मकान पर कब्जा कर लिया, जिससे आहत होकर दिव्यांग मां बेटी DCP दक्षिण के कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। वहीं DCP दक्षिण ने परिवार को न्याय कर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हम ये हैं, हमारा मकान खाली करवा दो। सवाल से हम भटक रही हैं, 1.5 साल से भटक रही हैं, मकान खाली करवा दो। आप पुलिस पास गई? ऐसा नहीं कहा जहाँ न गई हो। क्या हुआ, सुनाई नहीं हो रही है? नहीं सुनाई हो रही, कोर्ट से भी आर्डर आ गया, वो भी नहीं सुन रहा है, नहीं खाली कर रहा है। पड़ोसी बल दे हैं क्योंकि हमने उनके हाथ में बेचा नहीं है, तो लड़के को 17 साल से बाहर था, उसको लेके रख दिया। अब उसको कर्जा देंगे कि तुम पुलिस थाना सामान भरो, तब वो खाली कैसे करें? हम भूखन मरी जा रहे हैं, हम अपने लिए नहीं मर रहे, इनको रोटी कौन देगा? एक माताजी हैं जिनकी उम्र मुझे लगता है 70 साल के आसपास है। इनके 3 बेटे हैं, 2 बेटे मतिमंद हैं, दिमागी हालत अच्छी नहीं है उनकी, तो पूरा उनका भरण पोषण वो माताजी ही अपने स्तर से करती हैं। उनका बड़ा बेटा उनकी देखभाल नहीं करता है, जो अच्छी अवस्था में है, फिज़िकली फिट है वो, तो उनको जो कमरा मिला है या घर जो पूर्व उन्हीं के नाम पर है, उसमें भी उनको रहने से वो वंचित करना चाहता है। तो इसको लेकर के ACP नौबस्ता को मैंने कहा है कि स्वयं इसकी जांच कर लें और उसकी विधिक कार्रवाई करें। पूर्व से ही 145 CRPC में भी वो वाद न्यायालय में भी चल रहा है, पारिवारिक मामला है। इसी के साथ आसपास के भी कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ एक व्यक्ति है जिसके इशारे पर ये इस तरीके की गतिविधि करते रहते हैं वहाँ लोग। अब बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर CM योगी आदित्यनाथ सभी चयनित कार्मिकों का अभिनंदन करते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार इस कदर था, जो योग्य नहीं था वो आयोग का अध्यक्ष होता था।
बता दें कि लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने 795 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की बदली छवि पर बात भी की। नगर विकास विभाग से ही श्री अजय कुमार अधिशासी अधिकारी बलरामपुर से हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी और कार्मिक के लिए गौरव की बात होती है। ये मान्यता है कि जिस अधिकारी और जिस कर्मचारी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया और यहां पर ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नए झंडे गाड़ सकता है। ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक तबके के बारे में और यहाँ कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा है। और ये धारणा इसलिए है क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी। इतनी बड़ी आबादी के सामने पूरी पारदर्शी तरीके के साथ अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से कुछ मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करके अन्य लोगों को उस दिशा में प्रेरित करना एक बड़ा दायित्व है। शासन और जनमानस के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बाराबंकी से है, जहां मंत्री दयाशंकर सिंह कुशीनगर से लखनऊ वापस लौट रहे थे। उसी समय जिले के रामसनई घाट थाना क्षेत्र में स्थित कक्का ढाबे पर खड़े मालवाहक वाहनों को देखकर मंत्री दयाशंकर सिंह भड़क गए। वहां करीब 28 ओवरलोड बालू के ट्रक खड़े थे। इन ट्रकों को देखकर मंत्री जी के होश उड़ गए। ओवरलोडिंग का यह काला खेल देख मंत्री का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने आनन फानन में अपना काफिला रुकवाया और सभी 28 ट्रकों को सीज कर दिया। इस दौरान मंत्री दयाशंकर सिंह विभागीय अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर भी काफ़ी नाराज दिखे और जमकर फटकार लगाई। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मौखिक आदेश दिया। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम रामसनई घाट, सीओ हर्षित चौहान और एआरटीओ प्रवर्तन सर्विस गौतम के साथ खनन विभाग के अधिकारियों ने सभी ट्रकों को सीज करने की कार्रवाई पूरी की। परिवहन विभाग ने करीब 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं जिले के खनन विभाग ने भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए बालू चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया। परिवहन मंत्री जी अपने कार्यक्रम से लौट रहे थे। हमारे साथ जो हमारे यहाँ के अधिकारी टीटीओ साहब थे साथ में, और इनके द्वारा ये रास्ते में आते समय काका ढाबे पे 28 गाड़ियाँ लगभग हैं, जिसमें सफ़ेद बालू मुरंग लगी हुई है, अवैध रूप से ओवरलोड है। इनके खिलाफ माननीय परिवहन मंत्री के द्वारा कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया। हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। इस समय देश में आईपीएल चल रहा है, जिसका खुमार बहराइच के मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों पर भी चढ़ता दिखाई दे रहा है। बहराइच मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मी मरीजों को देखने के बजाय मेडिकल कॉलेज परिसर में क्रिकेट मैच खेलते दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो बहराइच में स्थापित महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज से संबद्ध ऋषि बलार्क चिकित्सा, आपको बता दें जिला चिकित्सालय का बताया जा रहा है। इस समय जहां एक और देश में आईपीएल चल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मरीजों को देखने के बजाय मेडिकल कॉलेज परिसर में ही क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खबर बागपत से। बागपत के वड़ौद थाना स्थित मलकपुर गांव में छात्र की हत्या का मामला प्रकाश में आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने मृतक की पहचान यश मलकपुर गांव निवासी के रूप में की। पुलिस ने घर बुलाने वाले 2 युवकों की भी तलाश कर रही है।
मृतक की परिजनों ने 2 दोस्तों पर हत्या के आरोप लगाया। कुछ नहीं, ये मोटरसाइकिल पर आज 2 लोगों के साथ बैठ के सड़क पे से बस उसके बाद में तो यही पता लगा जी, प्रधान जी पता होगा इनके द्वारा फोटो वोटो का होगा जी इसको। हाँ जी। क्या किया है उसके साथ, क्या सूचना मिली है पुलिस के द्वारा, आपको क्या जानकारी दी गई है? जी गोली के पता है, गोली लग रही है इसको। तो अभी तक आपने देखा नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा जी अब तक। बात अगली खबर की। भारत नेपाल सीमा से सटे बहराइच जनपद की कतरनिया घाट वन जीव प्रभाग के जंगल से सटे आबादी क्षेत्र में तेंदुए की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। मानव आबादी की ओर से तेंदुए की लगातार दस्तक से लोग परेशान हैं और आए दिन तेंदुए द्वारा लोगों पर हमला किया जा रहा है। खेत में गेहूं की तैयार फसल की रखवाली कर रहे एक महिला पर जंगल से निकलकर आए तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से बचने के लिए महिला ने काफ़ी संघर्ष किया, जिसके बाद वह अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाई। बाद में तेंदुए ने 2 अन्य किसानों पर हमला कर दिया, जिससे किसान घायल हो गए। तेंदुए के हमले से किसान बुरी तरह घायल हो गए, उनके कंधे और सीने में भारी जख्म हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को पीएचसी सुजौली पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें सीएचसी के लिए रेफर कर दिया गया। तेंदुए के आसपास के गांव में दहशत बनी हुई है। जानकारी यही है कि सुबह सुबह के टाइम में जो है क्या नाम है, राम कुमारी देवी के जो है वहाँ कुछ काम कर रहे थे, तो फिर अचानक आया और उसके बाद जो है उनके ऊपर वार किया। वहाँ से हल्ला गुल्ला किया, आदमी छुड़ाया तो भाग गया। फिर गेहूं में जाने के बाद जो है हर 10 मिनट के बाद फिर दूसरे को जो है उसने जो है झपट मारा। मामला अभी मटेही राना फार्म में तत्काल जो है तेंदुए ने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया है। अभी एक राम कुमारी देवी हैं जो गेहूं बचा रही थी सुग्गा से, जो है तोता से, और वहाँ से उनको हमला करके निकला। तो दूसरे जो है दलवीर सिंह को घायल कर दिया, तीसरे विजय प्रताप को घायल कर दिया। जी फिर से बताएं क्या हुआ? राम कुमारी देवी पत्नी मंगली प्रसाद ये अपने गेहूं के खेत में सुग्गा हक रही थी, वहीं इसके ऊपर हमला किया। उसके आधा घंटा बाद फिर एक सरदार जी थे दलवीर सिंह, वो भी अपने खेत में खड़े थे, एक तोता ही बचा रहे थे, उनको वो किया। फिर आगे जाके दूसरा विजय प्रताप, वो हल्ला गुल्ला जब हो रहा था उस समय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से देश भर में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वहीं इस कार्रवाई के बाद से कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश है। बाराबंकी जनपद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इस कार्रवाई से कांग्रेसियों में रोष है, न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि जितने भी विपक्षी दल हैं। बल्कि आपको बता दें 18 विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हैं। वहीं पीएल पुनिया ने कहा कि विपक्षी दल इसलिए नहीं कि राहुल गांधी की सदस्यता गई है, वह इसलिए साथ हैं जो कि यह परंपरा जो ये डाली जा रही है, जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है वह प्रजातंत्र के लिए खतरा है। बता दें कि आपराधिक मानहानि मामले को लेकर सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी माना और उसके बाद उनकी केरल के वायनाड से संसद की सदस्यता चली गई। इस कार्रवाई के बाद से कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश है। कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये तो उम्मीद की जा रही थी कि कर्नाटक में चुनाव, विधानसभा के चुनाव में तारीखें जल्दी ही घोषणा की जाएंगी और आज उसकी घोषणा हुई है। प्रतीक्षा थी और जो कर्नाटक से जो फीडबैक जो मिल रहा है उससे जनता ने मूड बनाया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए। और वैसे भी न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में एक माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और दूसरे, राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जा रहे थे कर्नाटक से, तो वहाँ से अनेक लोगों ने ये शिकायत की कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि 40% कमीशन लेके ही सब काम किया जाता है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।